गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। आइए अपने नेक्स्ट हिंदी टॉपिक, हिंदी व्याकरण के टॉपिक पे चलते हैं। कल हमने आप लोगों को बता दिया था ध्वनि के बारे में, साउंड, वर्ण के बारे में, अल्फाबेट या लेटर्स के बारे में। ध्वनि जो वायु हमारे मुख से या कंठ से कंपन करते हुए बाहर निकलती है, ध्वनि कहलाती है। वर्ण जो इन ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करना ही वर्ण कहलाता है, या वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है, वर्ण या अक्षर कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर तीन प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर तक आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद हमने बताया था अल्प प्राण, महाप्राण व्यंजन, घोष, अघोष व्यंजन। अब हम आते हैं वर्ण के बाद आता है शब्द। शब्द, वर्ड्स। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। यहां मैंने सार्थक वर्ण नहीं कहा है, दो या दो से अधिक वर्ण कहा है। सार्थक नहीं भी होंगे तो भी चलेगा, वो शब्द बनाएंगे, वो निरर्थक शब्द हो जाएगा। अभी आपको कैटेगरी बताएंगे। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। शब्द को चार आधारों पे बांटा गया है। कितने आधारों पे? चार आधारों पे शब्दों को बांटा गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पे शब्द पांच प्रकार के। कौन कौन से? सब आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम और संकर। ये पांच प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, संकर शब्द। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते आते कुछ न कुछ परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हाथ, नाक, कान, घोड़ा, ये सब है तद्भव शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द हूबहू हिंदी में आ जाए, बिना परिवर्तित हुए हिंदी में आके प्रयोग होने लगे, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हाथ को हस्त कहते हैं संस्कृत में, नाक को नासिका कहते हैं, कर्ण कान को कहते हैं। इस तरह से जो शब्द आ जाते हैं संस्कृत वाले हिंदी में, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देशज शब्द जो हमारे क्षेत्रीय या ग्रामीण एरिया में लोगों द्वारा बोली जाती है, लोटा, टाठी, मटका, ये सब आते हैं देशज शब्द में। विदेशज शब्द विदेशों से आए हुए जो शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं, वे कहलाते हैं विदेशज शब्द। ध्यान देना बेटा, हिंदी देवनागरी लिपि संस्कृत लिपि अति प्राचीन है और पूर्णतः वैज्ञानिक होने के साथ साथ बहुत बृहद है। ये अपने अंदर संस्कृत के शब्दों को भी लिए हुए है, अपने देशज शब्दों को जो ग्रामीण या स्थानीय लोगों द्वारा बोली में प्रयोग की जाती है उनको भी लिए हुए, विदेशों के शब्दों को भी हिंदी अपने अंदर ले लेती है। अखबार, न्यूज़पेपर,
ये सब क्या है, उर्दू फारसी के शब्द हो, अंग्रेजी के शब्द हो, ये भी हिंदी में आज के समय में बहुत ही ज्यादा अधिकाधिक प्रयोग किए जाते हैं। तो इनको विदेशा शब्द कहते हैं। संकर शब्द जो दो भाषाओं को मिला के एक शब्द बना दिया जाए, जैसे रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश का शब्द, गाड़ी हिंदी का शब्द, दोनों को मिला के संकर शब्द बनाया गया रेलगाड़ी। तो आप लोग ये समझ गए। आइए, रचना के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो उनसे कोई अर्थ न निकले, उनसे कोई भी अर्थ न बने। जैसे कमल, अगर हम कमल कहते हैं तो कमल का फूल होता है, लेकिन अगर हम क, म और ल को अलग अलग कर दें तो कुछ नहीं बनता, वे वर्ण रह जाते हैं। तो ये एक रूढ़ शब्द है। नाम एक है तो किसी व्यक्ति की पहचान हो सकती है उसका नाम, लेकिन अगर ना को अलग कर दे, म को अलग कर दे तो कुछ नहीं बन रहा है, तो वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द, जिनके वर्णों को अलग करने से कोई अर्थ ना निकले, रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जिनके वर्णों या शब्दांशों को अलग अलग कर दिया जाए तो दोनों अलग अलग अर्थ दें। जैसे पाठशाला, इसमें पाठ को अलग कर देते हैं और शाला को अलग कर दें तो दोनों अपने अपने अर्थ रखते हैं, तो ये कहलाता है यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो एक तीसरा अर्थ दे दें, मतलब जो दोनों दो वर्णों से तो मिले हैं, दो शब्दों से मिले हों, जो दो शब्दांशों से मिले हों, लेकिन ये अर्थ कुछ अलग दे दें। दशानन, इसमें 10 माने 10 गिनती का 10, आनन माने होता है मुख, जिसके 10 मुख हों तो आप इसको कहोगे यौगिक में, लेकिन नहीं, दशानन का मतलब होता है रावण, एक अलग अर्थ दे दिया इसने, तो ये कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। समझ में आया? अगर आप लोगों को डेफिनेशन देखनी हो प्लेबैक करके देख लीजिएगा, नहीं तो पॉज करके आप लोग लिख सकते हो। प्रयोग के आधार पे वर्ण 2 प्रकार के, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। सॉरी, अभी हमने वर्ण कह दिया था। प्रयोग के आधार पे शब्द 2 प्रकार के, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या कहलाते हैं, कौन से होते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के प्रभाव से उनमें विकार उत्पन्न हो जाए, अर्थात वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के प्रभाव से कुछ न कुछ विकार उत्पन्न हो जाए, कुछ न कुछ परिवर्तन आ जाए, वे विकारी शब्द कहलाएंगे। लेकिन वे वर्ण जिन पे लिंग कारक वचन का प्रभाव न पड़े, अविकारी शब्द कहलाएंगे। लिंग हिंदी में आगे अभी आपको पढ़ाया जाएगा, लिंग होते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग, 2 लिंग होते हैं हिंदी में, वचन एक वचन बहुवचन, कारक 7, प्रथमा द्वितीया तृतीया, इस तरह से संबोधन के पहले तक सप्तमी तक कारक चिन्ह, इनके प्रभाव से अगर विकार उत्पन्न होता है तो विकारी शब्द, अगर लिंग वचन कारक के प्रभाव में कोई प्रभाव न पड़े किन्हीं शब्दों पे तो वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 चीजें आती हैं। ये 4 चीजें आएंगी विकारी शब्द में, इनमें लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है। अगर कह दे वह खाता है तो एक वचन है, वे खाते हैं, परिवर्तन आ गया, इसमें भी सर्वनाम में भी आ गया, राम खाता है संज्ञा,
राम और श्याम खाते हैं, परिवर्तन आ गया। ठीक, तो इतने चीजों पे ये विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं, इनमें लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है। अविकारी शब्दों में क्या आएंगे? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। एक्सक्लामेशन। इन चीजों पे लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। ये कहलाते हैं अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? नियम से दो प्रकार मानते हैं हम लोग। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, कुछ न कुछ भाव निकलता है। जैसे पानी, पढ़ाई, लिखाई, लिखना, ये सब क्या है? सार्थक शब्द है, इनका अर्थ निकलता है, भाव निकलता है। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ तो प्रयोग किए जाते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं लेकिन कुछ भी अर्थ नहीं देते। जैसे रोटी वोटी, तो रोटी का तो अर्थ है, रोटी सार्थक शब्द है, वोटी जो आया उसका कोई अर्थ नहीं है। पानी वानी, नहाना वहाना, इनमें एक शब्द सार्थक होता है, दूसरा वाला निरर्थक होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। कुछ पुस्तकों में अर्थ के आधार पर शब्दों को और भागों में बांटा गया है। जैसे एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, थर्ड पर्यायवाची शब्द, फोर्थ विलोम शब्द, फिफ्थ शब्दांश, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक शब्द आदि इसी अनुसार आते हैं जो जिनका अर्थ के आधार पर प्रयोग होता है। जैसे एकार्थी शब्द मतलब जिनका केवल एक अर्थ निकले, वो एकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जिनके एक ही शब्द में दो अर्थ निकले। जैसे सारंग, सारंग माने बादल भी होते हैं, सारंग माने सांप भी होता है। पर्यायवाची शब्द एक कई शब्दों का एक ही मतलब निकले, प्रयोग के स्थान अलग अलग हो सकते हैं। विलोम शब्द विपरीत शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़, आप लोगों को बताया जा चुका है। श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द भी आते हैं इसी में। श्रुति सम जो सुनने में एक समान लगे लेकिन अर्थ अलग अलग हो, उनको कहते हैं श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द। जैसे अंश अंश, एक अंश माने होता है भाग या हिस्सा, एक अंश माने होता है भिन्न के ऊपर वाला अंश। ठीक है, अंश अंश, एक माने होता है सूर्य, एक माने होता है माली। इस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा कि श्रुति सम भिन्नात्मक अर्थ भी आते हैं इसी में। इन्हीं सब बातों से हम अब आगे बढ़ते हैं। शब्द हो गया फिनिश, आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद आता है वाक्य।
इसके बाद आता है वाक्य। शब्द आपको बता दिया गया, अब वाक्य आता है, सेंटेंस। शब्द में आपने क्या क्या कहा, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इससे नीचे आएंगे तो क्या होगा, दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनते हैं। यहां ध्यान देना, मैंने अर्थपूर्ण पे ज्यादा फोकस किया है। वाक्य बनने के लिए उसका अर्थ निकलना बहुत ही जरूरी है। अगर अर्थ नहीं निकलता तो उन शब्दों के मेल से वाक्य नहीं बना। तो शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनते हैं। यहां देखो, शब्दों के तो मेल हुए हैं, 4 शब्दों के मेल हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन अगर मैं इसे कह दूं, मैं घर जाता हूं, तो ये वाक्य बनता है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थपूर्ण मेल से वाक्य बनते हैं। क्लियर है? ठीक है। वाक्य को आधारों में बांटते हैं कितने, 3। पहला अर्थ के आधार पे, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा, पहले इन दोनों को देख लिया जाए। चलो देखते हैं। सरल संयुक्त मिश्रित, सरल संयुक्त और मिश्रित वाक्य, ये रचना के आधार पे हैं। बाकी अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। इनको पहले जान लेते हैं, फिर इनको बताते हैं। सरल वाक्य जिसमें एक क्रिया एक कर्म हो, नहीं सॉरी, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, वो कहलाता है सरल वाक्य। राम खाता है, एक क्रिया मिली है, एक कर्ता है। राम और श्याम खाते हैं, क्रिया एक है, कर्ता 2 नहीं, वो मिला के एक ही माना जाता है। ठीक है ना? तो जिसमें क्रिया एक मिले, कर्ता एक मिले, वो कहलाता है सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य, क्रिया एक ही मिले लेकिन भाव स्पष्ट करने के लिए 2 वाक्य होते हैं। मतलब क्रियाएं, एक ऑक्सिलरी क्रिया होगी, सहायक क्रिया के रूप में वाक्य होगा, एक मुख्य क्रिया के रूप में वाक्य होगा। जैसे ही मैं आया वह चला गया, मेरा आना मुख्य क्रिया है, उसका जाना गौण क्रिया है। मतलब मेरे आने के बाद ही वो गया, मैं न आता तो वो नहीं जाता। तो ये कहलाता है संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य में और तथा या इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैंने खाना खाया और पानी पिया, इसमें क्रियाएं 2 हैं और दोनों काम की पूर्ति होती है, पूर्ण होते हैं। पहली क्रिया का काम पूरा होगा, फिर दूसरी क्रिया प्रारंभ होकर पूरी होगी। या तो वह आता या तो मैं जाता, मिश्रित वाक्य। ठीक है? अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के, सरल
सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संबंधवाचक वाक्य, समुच्चयवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य और विस्मय बोधक वाक्य। ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पे, जिनको आप प्रयोग करोगे तो आप समझ जाओगे। इसके आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सभी को आ गया, रिकॉल हो गया। आगे बढ़ा जाए। वाक्य के बाद क्या आता है? वाक्य के बाद आता है भाषा। हमने ध्वनि पढ़ा, ध्वनि के बाद वर्ण पढ़ा, वर्ण के बाद शब्द पढ़ा, शब्द के बाद वाक्य पढ़ा, वाक्य के बाद अब आता है भाषा, लैंग्वेज। भाषा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या भावों को दूसरों से व्यक्त करते हैं। बुक्स में साधारण तौर पे भाषा की यही परिभाषा है, यही मतलब बताते हैं लोग कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों भावों को दूसरों से व्यक्त करते हैं। भाषा की एक अन्य परिभाषा है किसी स्थान विशेष पर वहां के लोगों द्वारा जो बोली बोली जाती है वहां की उस स्थान विशेष की भाषा कहलाती है। किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा जो बोली प्रयोग की जाती है उस स्थान विशेष की भाषा कहलाती है। ये भाषा की दूसरी परिभाषा हुई। भाषा को कितने आधारों पे बांटा गया है? 2 आधारों पे। कितने आधारों पे? 2 आधारों पे। एक लेखन के आधार पे या कह दीजिए कि प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। दूसरा क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे। 2 मिनट में इसको फिनिश करेंगे। क्षेत्र के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और क्षेत्र के आधार पे। प्रयोग के आधार पे भाषा 2 प्रकार की, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा में हम लिखकर पढ़कर समझते हैं, लिखकर और पढ़कर। दूसरा होता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में हम लोग सुनकर या बोलकर समझते हैं, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं होती। एक भाषा का रूप नहीं है, भाषा के रूप 2 ही होते हैं। एक होता है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा जिसमें हम संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा भाषा के अर्थ को समझाते हैं। ये ज्यादातर वे लोग प्रयोग करते हैं जिनमें कोई ना कोई दिव्यांगता होती है शरीर में, या तो मूक बधिर हो, कुछ भी हो, वो इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं। क्षेत्र के आधार पर भाषा कितने प्रकार की? क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, राजभाषा, मातृभाषा, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। हिंदी हमारी राजभाषा है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान के में पहले 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, परंतु अब के समय में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 91A के तहत भाषा 22 है वर्तमान समय में भारत में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।